नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए बनाई उदार नीति तथा देश में पूंजी निवेश को दिया प्रोत्साहन। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत लगभग 74 करोड़ रुपए की 20 कार्यनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को दी मंजूरी। और हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज 9 जिलों के पंच तथा सरपंचों के लिए मतदान जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक में राज्य के वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का विशेष ध्यान सही सोच के साथ नीतिगत स्तर की बाधाओं को खत्म करना है। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग बटी दुनिया के बावजूद लोकतांत्रिक ढांचे की वजह से दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल सुधार ही नहीं बल्कि अवसंरचना के मामले में नए भारत की प्रगति अनुपम है तथा सरकार युवाओं के अवसरों को सीमित करने के बजाय उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा, ड्रोन, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक मानचित्र जैसे क्षेत्रों में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष भारत को करीब 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करवाया। उन्होंने कहा कि भारत ही ऐसा स्थान है जहां संस्कृति और प्रौद्योगिकी दोनों साथ साथ काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और संघवाद की भावना से प्रेरित होकर सभी राज्यों ने मजबूत निवेश नीतियां बनाई और बुनियादी ढांचा तैयार किया। सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास का एजेंडा तय करना है। सम्मेलन 4 नवंबर तक चलेगा। इसमें 80 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 74 करोड़ रुपए की 20 कार्यनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 5 परियोजनाएं विशेष फाइबर से संबंधित हैं, 6 परियोजनाएं कृषि वस्त्र से और 2 स्मार्ट टेक्सटाइल्स, प्रोडक्टिव गियर और एप्रल तथा जियो टेक्सटाइल से संबंधित हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इन कार्यनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि तकनीकी कपड़ों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शैक्षिक समुदाय के बीच संबंध आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ तालमेल मनाना समय की मांग है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में विशेष फाइबर के प्रमुख उपयोग के बावजूद प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण अब भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उद्योग और शैक्षिक समुदाय दोनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पीएम-बीजेपी के तहत पिछले 8 वर्षों में बिक्री में 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके तहत दवाओं की बिक्री 2014-15 में 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 894 करोड़ रुपए हो गई है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दवाओं की बिक्री ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सभी को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति आई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ई-रुपये की शुरुआत देश में मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे व्यापार करने तथा लेन देन का तरीका बदल जाएगा।
शक्तिकांत दास ने मुंबई में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी फिकी तथा IBA बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाए FIBAC 2022 को संबोधित करते हुए यह विचार साझा किए। In this unsettling global environment, the Indian economy has been growing steadily, drawing strength from its macroeconomic fundamentals and buffers. According to the IMF, India is slated to be one of the fastest growing major economies of the world in the current year as well as in the next year. Our recovery and growth have been more broad-based. Our policies, fiscal, monetary and regulatory, were prudent, targeted and time-bound. उन्होंने कहा कि RBI लॉन्च से पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के सभी पहलुओं को हल करना चाहता है। केंद्रीय बैंक कैलेंडर साल 2023 तक डिजिटलाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड लोन को पूरी तरह से शुरू करने की उम्मीद करता है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में RBI को वस्तुओं की बिक्री में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले माह किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर शुरू से अंत तक डिजिटीकरण के साथ प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इस प्रक्रिया में किसानों को ऋण की मंजूरी के लिए बार बार बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुद्रास्फीति के बारे में कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के रुझान तथा पिछले कार्यों के प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहा है। हरियाणा में आज पंचायती चुनाव के तहत पंच तथा सरपंचों के लिए मतदान हो रहा है। हरियाणा में प्रथम चरण में 9 जिलों में सुबह 7 बजे से पंच तथा सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा तथा मतगणना भी आज शाम की जाएगी। मतगणना के परिणाम भी आज ही आएंगे। पंच तथा सरपंच के लिए भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत तथा यमुनानगर जिलों में मतदान हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा आज हो रहे चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सरपंच तथा पंच चुनाव के लिए 28,500 से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरियाणा में कल हरियाणा दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। हरियाणा राजभवन में हरियाणा दिवस के अवसर पर करवाए कार्यक्रम के दौरान राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। राजभवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी उपस्थित रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा राज्य लगातार प्रगति के राह पर अग्रसर है, जो कि हरियाणा वासियों की कठिन मेहनत तथा सहयोग से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राज्य सरकार की ओर से हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा तथा अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकारों को पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की। हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित इस खास कार्यक्रम के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया सहित अन्य उपस्थित रहे। भारत सरकार की ओर से तत्व शहरी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर नीति आयोग के तहत विकसित भारत आखिरी छोर तक पहुंच विषय पर कार्य कर रही है, ताकि विकास व रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से आज चंडीगढ़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी तथा हस्तक्षेप पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ पहले ही क्लीन चंडीगढ़, स्मार्ट चंडीगढ़, ग्रीन चंडीगढ़ जैसे मुद्दों पर कार्य कर रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जा चुकी है। चंडीगढ़ को स्वच्छ रखने के लिए सेग्रीगेशन का कार्य भी चल रहा है। भविष्य में और बेहतर चंडीगढ़ का विकास किया जा सके, इसके लिए आज इस वर्कशॉप के दौरान चर्चा की जाएगी।
Basically, there are two main themes of this workshop. First pillar is the growth and job creation, and second pillar is inclusive human development. Under the first pillar, there are sub-themes of minimum regulatory compliances, infrastructure investment, which is the topic here today, then thrust on MSMEs, empowering women under the second pillar, health and nutrition, and skill development. इस वर्कशॉप में चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी नितिन यादव, नगर निगम कमिश्नर अनिता मिश्रा और डिप्टी मेयर उपस्थित रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने सभी करदाताओं के लिए समान आयकर रिटर्न फॉर्म का मसौदा लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है। वर्तमान में आयकर स्वरूप के अनुसार आयकर दाता ITR 1 से ITR 7 तक अलग अलग फॉर्मों में रिटर्न दाखिल करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित मसौदा ITR अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नया रूप देना है। विभाग का प्रस्ताव है कि ITR 7 को छोड़कर सभी मौजूदा फार्मों के स्थान पर नए फार्म का इस्तेमाल किया जाए, परंतु मौजूदा ITR 1 और ITR 4 में रिटर्न भरने की अनुमति होगी। विभाग के अनुसार आयकरदाताओं को मौजूदा फार्मों या प्रस्तावित समान ITR में से अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुनने की अनुमति होगी। प्रस्तावित समान ITR का मसौदा वेबसाइट पर दिया गया है। सभी हितधारक और आम लोग अपनी राय दे सकते हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।